तो आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई पीओ 2025-26 के नोटिफिकेशन की। बिल्कुल। बैंकिंग सेक्टर में जाने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका होता है। तो आइए इस नोटिफिकेशन की जो जरूरी बातें हैं उन्हें थोड़ा समझते हैं। हाँ बिल्कुल। एसबीआई पीओ देखिए बैंकिंग करियर के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है और इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसे समझना मेरे ख्याल से तैयारी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं जरूरी तारीखों की। ये अक्सर मिस हो जाती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जून 2025 से शुरू हो रहा है हाँ और 14 जुलाई 2025 तक चलेगा। तो मतलब जल्दी अप्लाई करना ही बेहतर है ना, लास्ट मिनट रश से बचने के लिए। हाँ बिल्कुल। वो सर्वर वगैरह की दिक्कत हो जाती है अक्सर। और उम्र की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 को कैंडिडेट की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। 21 से 30 साल। हाँ मतलब जन्म 2 अप्रैल 1995 से पहले का ना हो और 1 अप्रैल 2004 के बाद का ना हो। और हाँ इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। अच्छा, वो क्या है? जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 5 साल, और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स उनके लिए उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट मिल सकती है। ठीक है, ये तो हुई उम्र की बात। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या कोई खास स्ट्रीम चाहिए? नहीं नहीं, यही तो अच्छी बात है। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चलेगी, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन। अच्छा। हाँ, चाहे इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो या सीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। अरे वाह। और एक और खास बात, जो फाइनल ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे? बस शर्त ये है कि उन्हें 30 सितंबर 2025 तक अपना ग्रेजुएशन पास करने का प्रूफ देना होगा, अगर वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं तो। समझ गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अब सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है? ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी लगती है ना? हाँ, थोड़ी लंबी तो है। इसमें बेसिकली 3 फेज होते हैं। पहला है प्रीलिम्स, मतलब प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा है मेंस यानी मुख्य परीक्षा। और फिर तीसरा फेज है जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। ओके। और ध्यान ये रखना है कि हर फेज को अलग-अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। अच्छा, इसमें मैंने सुना कि प्रीलिम्स में कुछ बदला है। सेक्शनल कट ऑफ का क्या मामला है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्रीलिम्स में इस बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। ओह, मतलब ओवरऑल स्कोर के आधार पर ही सिलेक्शन होगा अगले फेज के लिए। अगर किसी का कोई एक सेक्शन थोड़ा कमजोर भी रह गया तो वो दूसरों में अच्छा करके कवर कर सकता है। ये तो स्ट्रैटेजी के लिहाज से काफी अहम हो गया। लेकिन मेंस में? हाँ, मेंस में कहानी अलग है। मेंस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी। और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ लागू होगा। अच्छा, दोनों में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव? नहीं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए सेक्शन वाइज कट ऑफ होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अलग से क्वालिफाई करना होगा, लेकिन उसका स्कोर फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या चेक करते हैं, मतलब सिर्फ लिखना आना चाहिए? नहीं, सिर्फ लिखना नहीं, इसमें देखा जाता है कि आप अपने विचारों को कितने अच्छे से, कितने प्रभावी ढंग से लिख पाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं लिखने में। समझ गए, मतलब क्लैरिटी और एक्सप्रेशन पर जोर है। बिल्कुल। ठीक है। और वो तीसरा फेज, उसमें क्या क्या होता है? तीसरे फेज में सबसे पहले तो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ये बेसिकली पर्सनालिटी असेसमेंट जैसा है, ये देखने के लिए कि कैंडिडेट बैंकिंग के प्रेशर वाले माहौल के लिए कितना फिट है। ओके। इसके बाद होता है ग्रुप एक्सरसाइज जो 20 नंबर का होता है, और फिर पर्सनल इंटरव्यू जो 30 नंबर का होता है। अच्छा, तो फाइनल सिलेक्शन? फाइनल के लिए मेंस परीक्षा के नंबर, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, और इस तीसरे फेज के नंबर, ग्रुप एक्सरसाइज प्लस इंटरव्यू, को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती है। और प्रीलिम्स? प्रीलिम्स के नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग हैं, वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स बस दरवाजा है मेंस के लिए। हाँ बिल्कुल सही। एक और चीज थी, प्री एग्जाम ट्रेनिंग की, ये क्या है? हाँ, ये एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक सुविधा है। बैंक उनके लिए परीक्षा से पहले एक ऑनलाइन ट्रेनिंग आयोजित करता है। अच्छा। तो अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी में आता है और ये ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही इसके लिए ऑप्ट करना होता है। ये तैयारी में थोड़ी मदद कर सकती है। ठीक है। और ये अटेम्प्ट्स का क्या चक्कर है, कितनी बार दे सकते हैं? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। अटेम्प्ट्स की गिनती सिर्फ मेंस परीक्षा में बैठने पर होती है। मतलब अगर कोई सिर्फ प्रीलिम्स दे तो वो गिना नहीं जाएगा? नहीं गिना जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स देते हैं लेकिन मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होते
या क्वालिफाई होने के बाद मेंस नहीं देते तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए 4 अटेम्प्ट्स, ओबीसी के लिए 7 अटेम्प्ट्स तक सीमित है। एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। हाँ, तो कुल मिला के देखें तो ये एक काफी कॉम्पिटिटिव परीक्षा है। इसमें टाइमलाइन का ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी ठीक से चेक करना और हर स्टेज की तैयारी अलग अलग स्ट्रैटेजी से करना, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हर स्टेज की अपनी अहमियत है और अपनी चुनौतियां हैं। तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, लिखना है, ग्रुप में डिस्कस करना है, फिर इंटरव्यू भी है, इतने सारे पहलू हैं, तो क्या लगता है तैयारी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिस पर शायद कैंडिडेट्स उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए? शायद वो हिस्सा जो सिर्फ किताबी पढ़ाई से थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से अक्सर उम्मीदवार रिटन टेस्ट पर तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन जो फेज 3 है यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, उसकी तैयारी को कई बार उतना महत्व नहीं देते, जबकि फाइनल सिलेक्शन में इसका वेटेज काफी ज्यादा है। खासकर ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, जहां आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेशर में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब परखा जाता है। इसकी तैयारी सिर्फ आखिरी दिनों में नहीं हो सकती, इस पर शुरू से ध्यान देना चाहिए।